इंसाफ की गुहार भी लग रही है, एक चीत्कार भी है। 24 लाख छात्रों, युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इन बच्चों ने नीट इम्तिहान दिया, सपना था, एक हसीन सपना कि डॉक्टर बनेंगे, देश को विश्व गुरु की राह पर बनने पर अग्रसर करेंगे, दौड़ाएंगे, लेकिन खुद अटक कर बैठ गए। एक के बाद एक के बाद एक, रोज बरोज पर परत दर परत खुल रही है। नीट के इस एग्जाम में धांधली की, घपलेबाजी की, और सरकार, हमारी व्यवस्था शांति से सब होता देख रही है। दबाव बनता जा रहा है, पहले डिनायल, फिर हल्का फुल्का हां कुछ हुआ होगा, इक्का दुक्का घपला हुआ है, और आखिरकार लगभग 20 दिन, आज 23 जून है, 4 जून को नतीजे आ गए थे। एफआईआर दर्ज करती है सीबीआई। एबीपी न्यूज ने सीधा सवाल पर सीधा यह सवाल लगातार पूछा था, सीबीआई को जांच क्यों नहीं सौंपी जा रही। अब शिक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर नीट इम्तिहान को लेकर पहली एफआईआर दर्ज की है सीबीआई ने। 420 धोखाधड़ी, 120 बी यानी कि आपराधिक साजिश, और 406 ये धाराएं लगाई गई हैं, अमानत में खयानत। और बिहार में जो जांच चल रही है या गुजरात में जो जांच चल रही है, उससे अलहदा, उससे अलग, सेपरेट ये जांच चलेगी। यानी कि बिहार में जो जांच चल रही है वो चलती रहेगी, गुजरात में जो जांच चल रही है वो चलती रहेगी, हरियाणा में जांच जो होनी चाहिए, जो हो नहीं रही, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा। यह भी दिलचस्प संयोग है कि प्रयोग है। और अब जाकर सीबीआई जांच की नौबत क्यों आई, यानी कि दाल में कुछ काला है, तो पहले क्यों नहीं दिखा? पहले हाथ पर हाथ धरकर क्यों बैठा हुआ था हमारा प्रशासन, हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था? मैंने गांधी जी के 3 बंदर का जिक्र किया था, कई कार्यक्रम कर चुका हूं, और यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे युवा, वो डेमोग्राफिक लायबिलिटी, डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील कतई नहीं होने देने चाहिए। अब ये एफआईआर तो दर्ज हो गई, उसके बाद 1-2 काम और हुए हैं। और वो काम क्या हुए? अब एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जा रही है, एनटीए, जिसके मातहत ये सारे इम्तिहान होते हैं, और तमाम सवालों के घेरे में थी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उनके डीजी सुबोध सिंह को कल देर रात हटाया गया। मतलब कम से कम इतनी अकल तो आई सरकार को। और अब नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं। साथ ही साथ एक 7 सदस्यों की उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। के राधाकृष्णन कमेटी के अध्यक्ष होंगे, इसरो से जुड़े थे, साइंटिस्ट हैं, एक बड़े डॉक्टर, एम्स के निदेशक रह चुके हैं, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इस समिति में हैं। और यह 7 सदस्यीय समिति 2 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। अब जो अब तक सब कुछ अच्छा अच्छा, चंगा चंगा लग रहा था कि सरकार कोर्स करेक्शन मोड में है, इंसाफ की गुहार लगाते छात्रों को कुछ न कुछ मिलेगा। 23 जून है आज, 23 जुलाई, 23 अगस्त, तब तक ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अगले महीने 6 जुलाई को काउंसलिंग शुरू भी हो जाएगी, दाखिले शुरू हो जाएंगे, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, बच्चे चले जाएंगे कॉलेजों में, सरकारी मेडिकल कॉलेज हो या निजी मेडिकल कॉलेज। रिपोर्ट आएगी जी 23 अगस्त तक, और रिपोर्ट कहती है दाल में पूरा काला था, बहुत बड़ा गड़बड़ जाला था। क्या करेंगे? 1,08,000 बच्चों को जो दाखिला दे दिया, वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने लगे, उन्हें कहेंगे नहीं जी गलत हो गया, कॉलेज से वापस आइए, दोबारा इम्तिहान देना होगा।
और इस इम्तिहान के लिए कितना वक्त लगेगा? इम्तिहान होगा अक्टूबर नवंबर में जाकर, फिर काउंसलिंग, फिर दाखिले, 0 ईयर करना है। मतलब कुछ बातें समझ से परे दिखती हैं। वो अंग्रेजी में एक कहावत होती है ना, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, और ये साफ जमीन पर उतरती दिखाई दे रही है। राजनीतिक लामबंदी हो रही है, कल संसद का सत्र शुरू हो जाएगा, हंगामेदार रहने वाला है, यह मैं लिख के दे सकता हूं। नीट को लेकर हमलावर है ही विपक्ष, और बहुत सारे मुद्दे हैं। ट्रेन हादसा हुआ है, आतंकवाद फिर से अपना मुंह उभारता दिख रहा है, स्पीकर सर्वसम्मति से बन पाता है या नहीं बन पाता है, प्रोटेम स्पीकर कौन होगा, बहुत सारे मुद्दे हैं। उन पर करेंगे जब चर्चा करने की जरूरत होगी। लेकिन आज की तारीख में हमारी प्राथमिकता, हमारी प्रायोरिटी ये 24 लाख छात्र होने चाहिए। जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं, आर वी जस्ट ट्राइंग टू टिक द बॉक्सेस कि हाँ जी लो, सीबीआई की जांच भी हो गई, उच्च स्तरीय कमेटी भी बना दी। हासिल क्या होगा और कब होगा, कोई टाइमलाइन है क्या? कब तक अटकते, लटकते, झटकते और भटकते रहेंगे हमारे युवा? और ऐसे में एबीपी न्यूज ने, मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार ने बेहतरीन खोजी पत्रकारिता की एक मिसाल भी स्थापित की। पटना में जो ये पेपर कांड हुआ था, इसके बहुत सारी चीजें सामने आ रही थी। पर्चे जलाए भी गए थे, 4 थे या 24 थे या 2400 थे या 24,000 थे। इक्का दुक्का वाकया कैसे हो सकता? 4 आदमियों के पास अगर सही असल क्वेश्चन पेपर मिल गया, रटे रटाए जवाब उन्होंने उगल दिए और नंबर हासिल कर दिए, तो 4 आदमियों तक सीमित कैसे होगा? ये पूरा गड़बड़ झाला। ये मैंने कल, बल्कि नहीं परसों, इन शब्दों का इस्तेमाल किया था कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी वो 4 अंडे ही क्यों बेचेगा? वो 1000 क्यों नहीं बेचेगा? 10,000 क्यों नहीं बेचेगा? तो प्रकाश पहुंच गए उस हॉस्टल में। आशुतोष नाम के शख्स से भी बात हुई, मनीष, वो पूरी डिटेलिंग में आपको अभी देने वाला हूं। और जो आप सुनेंगे, मैं शर्तिया ये कह सकता हूं कि आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। तो वो तफसील तो खैर प्रकाश बताएंगे, उन्होंने ये मेहनत की है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, नीट घपले की परतें 1000 रद्द करने में कैसा इंतजार, क्यों इंतजार हो रहा है? और पेपर लीक का लाइव तहखाना, फिर सिस्टम क्यों अनजाना? प्रकाश कुमार उस तहखाने में जा सकते हैं, उसका खुलासा कर सकते हैं। तो हमारी ये पुलिस, हमारी एलआईयू, हमारी सीबीआई, वो क्या कर रही है? 3 मई को ही सोशल मीडिया पर खबरें वायरल होने लगी थी ना कि पर्चा लीक हो गया है। 5 मई को पर्चा, इम्तिहान हुआ, 4 जून को नतीजे आए थे। आजकल की बात नहीं है। चर्चा में आज मेरे साथ, जैसा लगातार जुड़ते आए हैं, बहुत सारे कार्यक्रम मैंने कर लिए हैं, टू वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वीव हैड इन द कंट्री, विक्रम सिंह, डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। आज की तारीख में शिक्षा के क्षेत्र में ही अपने तजर्बे का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, बच्चों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, और यही काम यशोवर्धन झा आजाद भी कर रहे हैं। स्पेशल डायरेक्टर आईबी के रह चुके हैं। डॉक्टर सुनील रावल हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। आरोप भी झेलने पड़ते हैं कि अरे ये कोचिंग सेंटर वाले भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं बच्चों को अपनी दुकान, अपना धंधा चलाने के लिए। बच्चों की पीड़ा से किसी को कोई लेना देना नहीं। और 2 राजनीतिक मेहमान भी, क्योंकि अब ये राजनीतिक सवाल भी हो गया है। महिमा सिंह वकील भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की।
और ए के वाजपेयी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एलजेपी रामविलास पासवान गुट के, खुद भी वकील हैं। ए के वाजपेयी, मतलब कितनी परतें खुलेंगी तब जाकर सरकार की आंख खुलेगी। देखिए संदीप जी, ऐसा है, आपकी आवाज थोड़ी सिग्नल्स वीक है, लेकिन फिर भी जो मैं सुन पाया हूं उसके साथ जवाब देता हूँ। देखिए, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि ये सरकार संवेदनशील है। कोई विषय हो, संवेदनशील तो है और टाइमली एक्शन भी लेती है। और ये तो मोदी जी ने खुद ही कहा है, लटकाने भटकाने का कार्यक्रम इनकी गवर्नमेंट का ना उनका ये सोच नहीं है। देखिए, चार तरफ से इंक्वायरी चल रही है। ये क्राइम है एक, जैसे भू माफिया है, रेत माफिया है, इसी तरह का ये पेपर लीक का भी बड़ा भारी माफिया का गैंग चल रहा है, और आज से नहीं चल रहा है, ये सदियों से चल रहा है। लेकिन ताज्जुब ये है कि उस पर रोक क्यों नहीं लग पाई। देखिए, पुलिस ऑफिसर, फाइनेंस पुलिस ऑफिसर बैठे हुए हैं हाईएस्ट रैंक किसे के, लगानी थी ये रोक? भी बताएंगे कि देखिए सरकारें प्रयास करती हैं कि क्राइम को रोका जाए, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम किया जाए, उसके लिए प्रोसेस भी फॉलो करती हैं। लेकिन यही यहाँ यहाँ मामला और गंभीर हो जाता है। 30 लाख छात्रों का भविष्य, जैसा आप बार बार बता रहे हो, और ये हकीकत है कि आधार में लटक जाता है। कितने गरीब गुरबा लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और वो पता नहीं कैसे पैसे इकट्ठे करके फीस जमा कराते हैं, काउंसलिंग करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। वो सब चीजें ठीक है, लेकिन इसी सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर ने सारी जिम्मेवारी ली और फौरन ये स्टेटमेंट दी कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। बहुत एहसान किया धर्मेंद्र प्रधान ने, बहुत एहसान किया। एंटी ए के वाजपेयी 13 जून को पहला ऐसा आधिकारिक बयान दिया, कोई कोई लीक नहीं हुआ, एनटीए को क्लीन चिट दे दी, फिर कहा 2 जगह घपले हुए हैं, फिर कहा आइसोलेटेड केस हैं। तो अब शिक्षा मंत्रालय सिफारिश क्यों कर रहा है, और उस सिफारिश पर सीबीआई ने एफआईआर क्यों दर्ज की? देखिए, जैसे जैसे मटेरियल इन्वेस्टिगेशन में सामने आया उसी हिसाब से एक्शन होते चले गए। और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन है कि मिनिस्ट्री ने एफआईआर ओ, सीबीआई को की है, नंबर वन। नंबर टू, आप एक बात करिए कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा सुनवाई चल रही है और सारे तथ्यों को पूरी तरीके से संज्ञान में लिया जा रहा है। ओहो, लेकिन उसके बावजूद भी मामला लेकिन उसके बावजूद विचाराधीन भी भी है। सुप्रीम कोर्ट में कब गया मामला? ए के वाजपेयी, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने की नौबत क्यों आई? 3 मई, 5 तारीख को तो पर्चा, जब ये इम्तिहान लिया गया, दिया गया, उससे 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही थी कि ये तो जी लीक हो गया पर्चा। तब कुछ नहीं देखिए, किया गया। फिर चौदह ये जून को कोई नतीजे आने थे, ये 4 जून खबरों को के नतीजे वायरल घोषित होने हो गए कि लोकसभा के नतीजों में ये नतीजे ही गायब हो गए। 67 संदीप जी, बच्चे टॉप कर गए। पिछले 5 सालों में एक बार ऐसा हुआ कि 3 बच्चों ने हाईएस्ट मार्क्स लिए, यहां 67 बच्चों ने ले लिए। सरकारों पर या उनके विभागों पर इस तरह से संदेह नहीं कर सकते हैं। देखिए, सरकार की भी मजबूरियां समझिए आप। जब तक कहीं से अच्छा, कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, जब तक क्या कहीं से मजबूरी कोई है? मटेरियल एविडेंस नहीं आएगा, हम कैसे प्रोसीड कर देंगे। अरे भाई, मटेरियल किसी एविडेंस भी आने की जरूरत संस्था क्या के है? हेड आपकी के खिलाफ जिम्मेदारी है कि या निष्पक्ष, किसी भी पारदर्शी संस्था, और ईमानदार तरीके से चुनाव होने चाहिए। या चुनाव की बात देखिए, मुंह से निकली ना, चुनाव होने चाहिए। इम्तिहान क्यों नहीं होने चाहिए? ईमानदारी, पारदर्शी, निष्पक्ष तरीके से चाहिए। इसे सुनिश्चित संदीप जी, करना मैं किसकी जिम्मेदारी है? संदीप जी, मैं आप सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को इस पे रोक लगानी चाहिए। इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता, किसी में नहीं हो सकता। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि तो क्राइम सरकार काम नहीं इन्वेस्टिगेशन, कर पाई क्राइम ना को अभी इसकी अनफोल्ड बानगी। करना, एक ये मिनट, क्राइम आप है। बहुत कुछ रफू कर रहे हैं, आप रफू कर रहे हैं और करना जरूरी है, आप सत्ताधारी पक्ष के हैं। लेकिन प्रकाश, अब देखिए, आज जो आपने खोजी पत्रकारिता की एक और मिसाल कायम की है, थोड़ा उसे समझाइए। और मैंने जानबूझकर पहले ए के वाजपेयी से सवाल पूछा,
वो कह रहे हैं सरकार जो बन पा रहा है वो हो रहा है। इस फर्जीवाड़े के तहखाने में आप घुसे, इसका खुलासा आपने किया। कैसे घुसे, आप ही क्यों घुस पाए, सरकार क्यों नहीं घुस पाई, क्या पाया आपने, थोड़ा तफसील से देखिए परत दर इसमें बहुत परत बताइए दर्शकों को। संदीप, दरअसल इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं और इस वजह से बहुत सारी जानकारियां सामने नहीं आ पाई है। हालांकि शास्त्री नगर पुलिस ने बहुत ही बेहतरीन काम किया था, जिसमें एक डस्टर गाड़ी को जब्ती की और उसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से इसका माफिया जो था प्रश्न पत्र लीक कराने के बाद जो कुछ भी हुआ है वो सिकंदर, जो सरकार में ही जे यानी जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात था और इसी के द्वारा बाकी जितने भी अभ्यर्थी थे उनको लाया गया था। ये जो इनके 4 अभ्यर्थी थे, 4 परीक्षार्थी थे और ये इसके पास अकूत संपत्ति है और जानकारी के हिसाब से इसके बेहद बड़े वीआईपी से कनेक्शन है। ये भी बताया जाता है कि जैसा आरोप भी लगा है कि तेजस्वी यादव के बेहद करीबी और उनके पीएस प्रीतम कुमार सिंह के संबंध रहे हैं। ये मसला अलग है। देखिए पुलिस ने क्या किया कि जैसे ही उसको जानकारी मिली, सिकंदर की गाड़ी से वो कागजात मिले, वो एडमिट कार्ड मिले और उस आधार पर गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी करने के बाद ये मामला सामने आया कि ये तो प्रश्न पत्र लीक का मामला है। लेकिन प्रश्न पत्र लीक का मामला ये कोई इकलौता मामला नहीं है। इसके पहले भी प्रश्न पत्र लीक होते रहे, चाहे वो बीपीएससी के हों, सिपाही भर्ती घोटाले के हों, शिक्षक भर्ती नहीं, से मेरी उसमें जुड़े हुए दिलचस्पी मामले नहीं हों। है प्रकाश। तो इतने सारे आज प्रश्न जो पत्र आप लीक होने के हॉस्टल में बावजूद गए, प्रकाश जी। रुकिए एक मिनट, आज जो आप हॉस्टल में गए, मुझे उसकी और दर्शकों को वो जानकारी साझा कीजिए ना। देखिए मैं वहीं पर आ रहा था संदीप कि जब ये सब कुछ होता गया तो उसमें एक जो अहम पहलू था, जिसमें था कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन लोगों तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही थी। जिसमें सबसे ज़्यादा जो गहन बात थी कि जिस जगह पर, जिस तहखाने की बात आप कह रहे हैं, जिस हॉस्टल की बात कह रहे हैं, जिससे किराए पर कमरे पे लिया गया था, उस कमरे में कब कब क्या हुआ और कौन लोग इन्वॉल्व थे, किन लोगों ने इस पूरे खेल को उसने अंजाम दिया था, उस तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही थी। तो हमने सबसे पहले संपर्क किया जिसने किराया दिया था मकान को, हॉस्टल के लिए दिया था, वो प्रभात रंजन, उनके पास में गया, उनसे बातचीत की और फिर वहीं पर जो आशुतोष नाम का व्यक्ति है जिसने सारा खुलासा किया, एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर एक के बाद एक जब हमने इंटरोगेट करना शुरू किया तो उसने पहली बार जुर्म अपने गुनाह को कबूल किया। यानी कि पुलिस वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही थी, पुलिस उस तक पहुँच ही नहीं पा रही थी जिसके पास सारे राज थे। और देखिए अब जितने भी आप एविडेंसेस इकट्ठे किए गए हैं उनमें से सबसे बड़ा जो एक कहा जा सकता है कि धमाका कह सकते हैं कि आज वो हुआ है, आशुतोष का वो कबूलनामा, फिर मनीष का वो फरार होना, फिर मध्यम का पैसे के लेन देन करना। तो ये एक जो मुख्य कड़ी है वो कहीं ना कहीं जुड़ नहीं पा रहा था और इस वजह से मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा था। अब तो सीबीआई को दे दिया गया है कि सीबीआई इसकी छानबीन करेगी। मनीष ने क्या कबूल किया वो बताइए दर्शकों को। देखिए आशुतोष ने सबसे पहले वो ये कबूल किया कि उसने ही किराए पर मनीष के कहने पर ये जो प्रश्न पत्र लीक माफिया गैंग है उसको दिया था। और जब उसने किराए पर दिया था तो पहले ये बात हुई थी कि 4 लड़के इसमें रहेंगे सिर्फ। आप समझिए कि उसने ये गुनाह कबूल किया कि उसी को मनीष ने ही कहा था कि आप ये जगह दे दीजिए, उसकी जानकारी में था। तो सबसे पहला उसने गुनाह कबूल किया कि हाँ उसकी जानकारी में थी। दूसरी बात, जो मनीष पैसे के लेन देन के बाबत वो बात कर रहा था मध्यम से, उसने वो कबूल किया कि हाँ ये पैसे का लेन देन का ही मामला है और पैसे के आधार पर हुआ। वो जो प्रश्न पत्र जो लीक हुए थे वो सबसे पहले उन लड़कों के पास आए थे और उन लड़कों के हर किसी के वो पॉकेट को उसने चेक किया था कि कहीं कोई प्रश्न पत्र लीक के तो नहीं जा रहा है। मनीष ने उस प्रश्न पत्र को जलाए थे उसी हॉस्टल में, लर्न एंड प्ले स्कूल का जो हॉस्टल था वहाँ पर उसने उसे जला दिए थे। तो जाहिर है कि एक के बाद एक सिलसिलेवार ढंग से जहाँ पर यह घटना घटित हुई थी, जिसका सीधा एक तरह से कह सकते हैं कि खुला हुआ ओपन एंड शट केस इसको कह सकते हैं, वो ये सारा एविडेंसेस इकट्ठा किया गया था और जिसकी अहम कड़ी आशुतोष, मनीष, मध्यम, यानी कि 4 बच्चे नहीं थे वहाँ उस हॉस्टल में, 20 बच्चे थे। तो जो ये दायरा है वो और व्यापक और बड़ा होता चला जाता है। प्रकाश, आपके खुलासे से ये बात तो साफ होगी।
और ये बात एबीपी न्यूज बिल्कुल कई संदीप, दिनों से इस बात को देखिए लेकर ये शंका जाहिर आप कर रहा था। समझिए कि सिर्फ 4 स्टूडेंट नहीं थे, सिर्फ 4 स्टूडेंट नहीं थे, वो बढ़ते चले गए। और तहखाना जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल सटीक है, क्योंकि वहां पर न पंखा, न टेबल, न कुर्सी, न बेड, कोई इंतजाम नहीं, न खाने का, न पीने का। आप समझिए कि रात भर इतने बच्चे चुपचाप बैठे रहे थे इस इंतजार में कि जैसे ही प्रश्न पत्र आएगा प्रिंटर से प्रिंट किया जाएगा और उसे रटाया जाएगा। इस इंतजार में पूरी रात सारे बच्चों ने गुजार दिए कि हाँ वहीं पर वही एक जगह है जहां रात में रख सकते हैं, रात में रुक सकते हैं। तो आप समझिए इसमें कि एक कितनी और बड़ी सवाल त्रासदी उठता होगी है उन जहन बच्चों में पर भी, उन माँ बाप। प्रकाश, कि जो ये, एक मिनट सुनिए ना, जो ये सिकंदर और नीतीश और असीम आनंद का नाम पहले आ रहा था, अब इसमें कड़ी जुड़ गई आशुतोष और मनीष की भी। अब ये सिकंदर और नीतीश ने, क्या ये सिर्फ आशुतोष और मनीष को ही दिया पर्चा? फिर ऐसे कितने तहखाने बनाए गए हों, सिर्फ और सिर्फ बिहार की मैं बात करूं, हमें मालूम नहीं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल सटीक और सही ये सवाल है। यही सवाल तो ईओयू को इन लोगों से पूछना चाहिए था, तभी तो पता चल पाता कि ये सिर्फ एक ही व्यक्ति और एक ही जगह पहुंचा, या फिर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड से लेकर के हरियाणा, एग्जैक्टली। गोधरा जो गुजरात है, ये उन सब जगहों पर भी पहुंचा है। ये अपने आप में अकेला मामला नहीं है संदीप, इसके पहले भी नीट के एग्जाम्स के इस तरह से प्रश्न पत्र लीक होते रहे हैं, सेटिंग गेटिंग होती रही है। ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं, क्योंकि उसके सबूत नहीं हमारे पास, इसलिए हम किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि इसके पहले भी नीट के एग्जाम्स के प्रश्न पत्र लीक होते रहे हैं, इसी तरह से रटाए जाते रहे हैं और इसी तरह से एग्जाम्स में लड़कों को पास कराते जाते रहे हैं। ये कोई अकेला इकलौता मामला नहीं है, क्योंकि वो उजागर नहीं हुआ। आप समझिए कि अगर वो गाड़ी उस समय में शास्त्री नगर पुलिस थाने ने नहीं पकड़ी होती तो इस बार भी कुछ नहीं होता, इस बार भी कुछ नहीं होता। वही ग्रेस मार्क्स वाले सिर्फ उसी चीज को बिल्कुल। खत्म कर और दिया आप जाता इस और उसी तहखाने तरह में से रहने चले दिया गए जाता। प्रकाश, ये मैं यहां पर यह भी बता दूं, एक वो झज्जर का झंझट है, एक गोधरा मॉडल भी है, जो मेरी जानकारी है, और कल परसों तक इसकी तस्दीक हो जाएगी। महाराष्ट्र में भी एक जगह एटीएस ने 7 लोगों को उठाया है, उनमें से वो सरगना भी है जो 4 साल पहले ऐसे ही पेपर धांधली के मामले में गिरफ्तार किया था। ये एटीएस ने अभी उठाया है, गिरफ्तारी शो नहीं की है। 1-2 दिन में देखिएगा महाराष्ट्र से भी इसके तार जुड़ेंगे। लेकिन विक्रम सिंह, सवाल मेरे जहन में बड़ा सीधा सा है। मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार वो तहखाने को खोज लेते हैं, वो हॉस्टल जहां पर इस करतूत को अंजाम दिया गया, वो उस हॉस्टल के मालिक, किराएदार, जो बच्चे गए, जिसने पर्चे बांटे, सबको खोज लेते हैं, पुलिस नहीं खोज पाती। मतलब प्रकाश कुमार सीबीआई से, बिहार पुलिस से, एलआईयू से बेहतर पुलिस वाले हो गए। संदीप जी, प्रकाश कुमार जी में इच्छा शक्ति थी, जज्बा था, जुनून था, जिसको कहते हैं फायर इन द बेली, ये था। हमने जब शुरुआत ही ऐसे कर दी, प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता, पहले ग्रास में ही मक्खी मुंह में चली गई। जब हम कह रहे हैं कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, हमने शुरुआती जब श्री गणेशी किया, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, कैसा अनुसंधान और कैसा प्रकाश। किस बात के प्रकाश की हम बात कर रहे हैं? आप में जब इच्छा शक्ति ही नहीं है, आप तोपन ढापन डाल के आप लीपापोती कर रहे हैं। उसके बाद किस्तों में आपने कहा नहीं कुछ गलतियां होंगी, उसके बाद कहते हैं कि नहीं कुछ किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और आप अंततोगत्वा आपने सीबीआई को भी दिया, सब कुछ किया। लेकिन संदीप जी, हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी, और आज भी नीट एग्जाम पूरी तरीके से निरस्त नहीं हुआ। इसका मतलब आपने किस्तों में सुधार करने की कोशिश की, और हम पहुंचे वहीं जहां पर हमको पहुंच जाना चाहिए था डे 1 को, और जब हम पहुंचे तब तक इतनी देर हो गई, लीपापोती करते करते। वो क्या चीज बनाना चाहते तो क्या चीज बन के सामने आ गई, न हम इधर के रहे न उधर के रहे। हर चीज अनिश्चितता के वातावरण में, क्योंकि जब शुरू से ही हमारी इच्छा शक्ति नहीं थी, हम क्लीन चिट दे रहे थे, हम कह रहे थे कोई हमसे त्रुटि हुई ही नहीं। अनुसंधान की छोड़ दीजिए, आप किसी आरोप के बारे में गंभीर तक नहीं थे। आपने बिहार पुलिस के साथ, ईओडब्ल्यू के साथ आपने कोऑपरेट तक नहीं किया, एनटीए ने। तो आप किस बात के अनुसंधान की बात कर रहे हैं?
जहां चाह वहां रहा, और जहां चाह नहीं तो वहां राह भी नहीं। मुझे एक और चीज सीधी सी बात ये समझाइए थी। विक्रम सिंह, मुझे एक और चीज समझाइए। सीबीआई सेपरेट जांच करेगी, बिहार पुलिस अपनी जांच करती रहेगी, गुजरात पुलिस अपनी जांच कर रही है, हरियाणा पुलिस, झज्जर पुलिस कोई जांच ही नहीं कर रही। ये जांच ऐसे होती है? केंद्र और राज्यों में समन्वय नहीं हो सकता? नहीं संदीप जी, अब जब सीबीआई तफ्तीश करेगी तो उसका सिस्टम ये होता, सारी एफआईआर इस प्रकरण में जो हुई हैं वो बंचअप करके सीबीआई के पास आएंगी, और समस्त एकीकृत तरीके से सीबीआई एक यूनिफाइड इन्वेस्टिगेशन करेगी। उसकी एक जांच प्रक्रिया अलग होती है। सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास जो भी अभिलेख, साक्ष्य और प्रोग्रेस है वो सीबीआई के पास जाती है। सीबीआई एक मुश्त पूरी जो है, इसको कहते हैं एक्जाई इन्वेस्टिगेशन, यूनिफाइड इन्वेस्टिगेशन करेगी, और उसी से मैं समझता हूं कि ये उम्मीद की जा सकती है कि इसका सफल है। लेकिन सीबीआई कब करेगी, कब तक पूरी करेगी? 2 महीने बाद इंक्वायरी रिपोर्ट अगर आएगी तो हम किस बात का इंतजार कर, हमारा तो समाधान तो हुआ ही नहीं। 2 महीने बाद इंक्वायरी रिपोर्ट आई तो ना आए तो आए, आए तो क्या, ना आए तो क्या? सीबीआई तफ्तीश करके 10 लोगों को सजाए मौत दिलवा दे तो उसमें हमारे बच्चों का क्या लाभ होगा, ये हमें और बता दें। ये चीज हमें लगता है कि अगर हम पहले ये देख लें कि जो हमारे बच्चों का भविष्य है, तात्कालिक निर्णय उसके ऊपर होना चाहिए कि हमारे बच्चों के साथ अन्याय ना हो। उसके बारे में हमने कोई कार्रवाई की नहीं अब तक। तो अगर कार्रवाई नहीं की, कम से कम जो यक्ष प्रश्न आज ये है कि हमारे बच्चों के बारे में समाधान दे दें। इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कमीशन आएंगे और जाएंगे, उनकी संस्तुतियां आएंगी और जाएंगी, और लेकिन बहुत विलंब से अगर हमने उनके बारे में समाधान दिया तो वो बेमानी हो जाएगी। ये समाधान हमें आज चाहिए, आज नहीं तो चलिए 8 जुलाई के यही पहले तो सवाल सुप्रीम कोर्ट है, जाने से पहले यही दे तो दीजिए। सवाल है यशोवर्धन आजाद। जो बात विक्रम सिंह कह रहे हैं 2 महीने में आएगा जांच का नतीजा जी, टाइमलाइन 2 महीने की बांध दी, 7 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बना दी, एनटीए का अध्यक्ष भी हटा दिया। 2 महीने बाद बच्चों को क्या हासिल होगा? यानी कि काउंसलिंग की प्रक्रिया भी हो जाएगी, दाखिले भी हो जाएंगे, बच्चे पढ़ने लग जाएंगे। 2 महीने बाद पता लगता है कि ये तो जी बड़ा गड़बड़ झाला हो गया इस देश में। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है, या मैं बहुत ज्यादा बुद्धू हूं? नहीं, ऐसा है संदीप जी कि ये 3 जो निर्णय लिए हैं सरकार ने, वो तीनों बिंदुओं को मैं कुछ कहना चाहता हूं। नंबर 1, जो समिति बनाई गई है वो समिति बहुत बड़े-बड़े विद्वानों की है। समिति का मैंडेट क्या है? क्या होना चाहिए चार्टर ऑफ ड्यूटीज इस समय? हमें क्या पता लगाना है? क्या एनटीए जो पिछले 7 साल में 70 एग्जाम जहां लीक कर गए हैं, वो किस प्रकार लीक हो रहे हैं और इसमें किस तरह से व्यवस्थाओं का बदलाव होना चाहिए? ये समिति जिसमें बड़े-बड़े महाविद्वान हैं, वो आपको ये बता सकते हैं कि भाई क्वेश्चन बैंक में कैसे सुधार हो सकता है। वो आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बता सकते हैं, लेकिन वो एनटीए की टेस्टिंग एबिलिटी के बारे में आपको क्या बताएंगे? इसलिए ये समिति का जो कार्य है, इस पे मुझे कोई विश्वास नहीं। एग्जैक्टली। नंबर 1। नंबर 2, ये जो डीजी एनटीए को हटाया है, डीजी एनटीए जो हैं वो एक आईएएस अधिकारी हैं जो पूरी संस्था को चलाते हैं। वही हैं मेन आदमी जिसके बारे में बार-बार मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं। मुझे ऐसा लोगों को ये आभास आया था और मोदी जी भी चाहते थे कि ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल खत्म किया जाए इस देश में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये आईएएस कॉरपोरेशन ने टेक ओवर कर लिया है। क्यों? कि आपने डीजी एनटीए को सस्पेंड नहीं किया। डीजी एनटीए के बजाय आपने एक और आईएएस ऑफिसर जो कि आईटीपीओ के इंचार्ज हैं, उसको इंचार्ज बना दिया। इतनी महत्वपूर्ण संस्था जिसमें आज पूरा देश केंद्रित है, उसमें आपने एक रिटायर्ड अफसर को एक एक्स्ट्रा पावर एक जलेबी की तरह दे दिया। यह सर्वथा गलत है, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और नंबर 3, मैं रिस्पेक्टेड विक्रमजीत सिंह इससे थोड़ा सा भिन्न हूं इसमें। देखिए, ये जो गलतियां विभिन्न स्टेट में हुई हैं, उसकी जो विवेचना है वो स्टेट पुलिस ही बहुत अच्छी तरह से कर सकती है। आपने अभी संदीप जी बताया झारखंड में ऐसा हो गया, यूपी के एसटीएफ ने गिरफ्तारी की, महाराष्ट्र में की, हरियाणा में अभी नहीं हुआ है शुरुआत,
और गुजरात में हुई। ये तो लोकल पुलिस को मालूम है, वहां की सीआईडी और ईओडब्ल्यू तत्काल उनको गिरफ्तार कर सकती है। और ये जो सीबीआई ने किया है, ये एक अजीबो गरीब सिस्टम है। इन्होंने पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कोऑपरेट नहीं किया बिहार पुलिस के इससे। अगर वो कोऑपरेट करते तो सारी जानकारी उसी को दे सकते थे। दूसरी बात, कोई जेएस ने एफआईआर बनाया है और जो 420 और इसके तहत ले गया गया, तो उन्होंने किस चीज का ये दिया है? सबसे पहले जानकारी एनटीए पे आनी चाहिए कि नहीं? संदीप जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है पता लगा। बिल्कुल सबसे महत्व, जैसे आपके प्रकाश ने गजब की जानकारी दी। इससे हमें दो चीज और चाहिए। एक चीज कि बिहार पुलिस अभी तक पूरे नंबर पे कि कितने स्टूडेंट अफेक्टेड हुए हैं ये भी नहीं मालूम हुआ है। और दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसके पहले भी पेपर्स लीक हुए हैं। प्रकाश जी से आप पूछिए, जो अभियुक्त बने हैं उनके जरिए से अभी तो प्रूफ नहीं है, लेकिन कितने लोगों ने आसपास में मेडिकल परीक्षाएं पास की हैं, ये बड़ा जरूरी है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण यह पता लगाना है कि लीक हुआ तो कैसे हुआ। लीक हुआ क्या ऑनलाइन जो पेपर गए तो वो ट्रांसपोर्ट के बीच में हुआ, ये किसी इसमें कोई प्रोफेसर रॉकेट ने साइंस किया? नहीं है। और ये पता आपने लगाना बहुत अच्छा जरूरी किया है। इन बातों को अंडरलाइन किया है यशोवर्धन झा आजाद। लेकिन प्रकाश कुछ और अहम जानकारी लेकर फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, क्या और जानकारी मिली है? देखिए संदीप, अभी प्रेस रिलीज जारी किया गया है ईओयू की तरफ से और इसमें फिर चूक हुई है। और वो ये जो आज हमने जानकारी दी कि किस तरह से इस मामले में आशुतोष, मनीष, मध्यम ये सारे लोग जुड़े हुए हैं, इस बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है। इन लोगों के रोल के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है। आपको पता है संदीप जी, इसने आशुतोष ने क्या सबसे बड़ा खुलासा किया है? उसने कहा कि वो हर किसी को पहचानता है जो जो उस जगह पे मौजूद थे। अगर उनको सामने लाया जाएगा, परेड कराया जाएगा तो वो सबको पहचान लेगा। आप समझिए कितनी बड़ी विडंबना है कि एक आई विटनेस तैयार है आपको बताने के लिए। इस पूरे प्रकरण में कहीं आई विटनेस नहीं है, कहीं कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स आशुतोष ये बता सकता है, मनीष, कि ये लोग थे इसमें। और दूसरी जानकारी की ये बात सही है कि दो वजह से जो पेपर्स लीक होते रहे हैं उसमें एक पैसा, जो इसमें सरगना होते हैं माफिया, वो पैसा कमाना चाहते हैं। और जो वीआईपीज लोग होते हैं अपने लोगों को इसके ज़रिए वो अनुग्रहित करना चाहते हैं, उनके प्रति बताना चाहते हैं कि अपने लोगों को इसमें एमबीबीएस करवा दिए, नीट के ज़रिए करा दिए, इंजीनियरिंग के परीक्षा पास करवा दिए। जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं उन लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। तो ऐसे में इन्फ्लुएंशियल लोगों का वरदहस्त होता है उनके ऊपर, और इसीलिए सब जानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन इसका कोई खुलासा नहीं करते हैं। संदीप, यही महत्वपूर्ण बात थी। यशोवर्धन झा आजाद, ईओयू की आधिकारिक प्रेस रिलीज आ रही है। एबीपी न्यूज पर प्रकाश ने खोजी पत्रकारिता की मिसाल कायम की। चश्मदीद खोज लाए प्रकाश। आशुतोष और मनीष और मध्यम, उनका जिक्र ही नहीं है प्रेस रिलीज में। ये हो क्या रहा है? मैं अगर और विक्रम सिंह जी अगर ईओडब्ल्यू में होते, हम प्रकाश जी से ही स्टेटमेंट लेते और प्रकाश जी ने जो जितनी जिस तरह की अच्छी विवेचना की है उसको अपने विवेचना में आत्मसात कर लेते। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अभी प्रकाश जी ने वही बात कही जो मैंने कहा कि जितने वीआईपीज या पॉलिटिशियंस ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं लोगों की भाई हम करवा देंगे, कोई उनके पास गया हाँ ये भी करवा देंगे। और इसमें बाय गॉड ये जो आपके जो जूनियर इंजीनियर हैं जो इन्वॉल्व हैं, ये सरकार में ही ये निलंबित हुए थे, इनके खिलाफ केस भी दर्ज है और ये पहले भी इसी घोटाले में पाए गए हैं। और ऐसा एक ही स्टेट में नहीं है संदीप जी, ये हर स्टेट में है इस तरह का माफिया, जिनके खिलाफ, जो वाजपेयी जी ने भी माना, जो हर स्टेट में है जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये समिति फेल करेगी, मैं पहले से कह रहा हूं और बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं। और दूसरा, ये जो सीबीआई नहीं, समिति पर तो आते हैं, पर एक सेकेंड, AK वाजपेयी, वो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? यहां पर एबीपी न्यूज पर प्रकाश ने खुलासा कर दिया, चश्मदीद सामने ला दिए कैमरा पर।
ऑन रिकॉर्ड हो गया मामला। ईओयू प्रेस रिलीज जारी करती है, उनका नाम तक नहीं लेती। यहां पर यशोवर्धन झा आजाद कह रहे हैं कि सबसे पहले तो प्रकाश कुमार को ही बुलाकर और उन्हीं को ही एक विटनेस बना लेना चाहिए था ईओ को। संदीप जी, मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, बहुत गंभीर भी है और छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। कृपया इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को अपना काम करते दीजिएगा। पत्रकार महोदय ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसका संज्ञान ईओडब्ल्यू भी लेगा, सीबीआई भी लेगी और जो साक्ष्य इन्होंने कलेक्ट किए हैं उनकी स्टेटमेंट लिया रिकॉर्ड तो की है जाएगी। नहीं। लेकिन मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ, ये सरकार संवेदनशील है हर मामले में। प्लीज, अगर इसमें त्रुटियां हैं, अगर क्या, वो तो दिख रहा है कि त्रुटियां हैं, तो उन त्रुटियों को फौरन सुधारा जाएगा। और ये जो कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी इसीलिए बनाई गई है कि क्या रद्दोबदल किए जाए जिससे इस तरह की घटनाएं रुके। हाँ, 2 प्लीज महीने इसको का टाइम कॉपरेट दिया है। करना पड़ेगा। ये 2 महीने खाली बाद क्या होगा? राजनीति या दाल विरोध से पूरी नहीं काली चलेगा। निकलती है एके वाजपेयी। क्या होगा 2 महीने बाद? अरे समझाइए तो मुझे, समझाइए। अगर मेरा बेटा या अरे बेटी भी ये इम्तिहान दे रहे होते, मुझे मैंने बताया कि पहले 2 भी महीने आपको बाद हम स्टेटमेंट दिया था जांच का नतीजा बता देंगे, क्या होगा तब? ये पेपर लीक का जो मामला है, एक ये सरकार पूरी तरीके से संज्ञान लेके इस पर कठोर कार्रवाई करेगी, इसलिए नोटिफाइड किया। कल परसों ही 3 दिन पहले नोटिफिकेशन अच्छा, निकाली सेंट्रल गवर्नमेंट ने संज्ञान जो लिया जा रहा प्रिवेंशन ऑफ है उसका बना हुआ है। किस्तों में। तो एक देखिए, मिनट, हम एक ये कह रहे मिनट। महिमा, अब संज्ञान लिया जा रहा है। अरे रुकिए ना एके वाजपेयी साहब, संज्ञान ले रही है सरकार। जांच एजेंसियों की पड़ताल पर शको शुबा नहीं करना चाहिए। हम इंतजार क्यों नहीं कर सकते, ये पूछना चाह रहे हैं एके वाजपेयी। जय हिंद। ये एक इस तरह का मसला है जहां बाढ़ खेत को खा रही है, या फिर यूं कहा जाए शकील बदायूनी के अंदाज में कि मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, ये कहीं चमन को जला न दे। कमेटी की बात तो मणिपुर के समय पर भी आई थी और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उस समय कहा था संदीप कि ये सरकार, भाजपा सरकार तब तक कमेटी पे कमेटी बनाती है जब तक इनके मतलब की रिपोर्ट नहीं आ जाती। आज की सुर्खियों में सबसे अहम सुर्खी ये है कि जिन 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जो बाद में माना सरकार ने, उनमें से मात्र 52% आज परीक्षा देने के लिए री एग्जाम में बैठे। 1563 में से मात्र 813 बैठे, यानी कि 48% 813 ने इस बच्चे बात को शामिल साफ हुए, साफ दर्शा दिया 750 कि बच्चे वो अनुपस्थित रहे। शामिल नहीं हुए। उन्होंने साफ साफ ये बता दिया सरकार को कि हमारा आपके ऊपर भरोसा नहीं है, जैसा कि बहुत सारे छात्र वीडियोस बनाकर भी बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कल ये सवाल पूछते हुए कहा सरकार से, और आज तक उसका जवाब नहीं मिला, कि आपका जो पेपर लीक का कानून था वो फरवरी के महीने में उसको असेंट मिल गया था, उसको मंजूरी मिल गई थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने झूठ बोला देश से कि जो कानून है उसे नोटिफाई कर दिया गया है, जबकि कानून को उसके 2 दिन के बाद नोटिफाई किया गया। ये झूठ क्यों बोला? ये 7 साल में 70 पेपर लीक होने के बावजूद इतनी देरी क्यों हुई इस कानून को लाने में और इसे नोटिफाई करने में? पेपर लीक पहले भी होते रहे हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन क्या इस तरीके से पेपर लीक आज तक कभी किसी सरकार के दौर में हुए हैं जिस तरह से आज हो रहे हैं? और फिर कल रात को क्या खबर आती है कि नीट का जो पीजी एग्जाम है, जो ऑनलाइन होता है, उसको भी फिलहाल के लिए जो है पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। पहले तारीख रखते हैं, फिर प्रीपोन करते हैं, फिर पोस्टपोन करते हैं। खेल बनाकर रख दिया है, खिलवाड़ बनाकर रख दिया है। ये सरकार डॉक्टर से ज्यादा, संदीप, मैं कहना चाहती हूँ कि मरीज बना इसमें रही है इस देश में, राजनीतिक कदम अस्पतालों से ताल क्यों ज्यादा नहीं हो माफिया बना सकती रही है। महिमा? नहीं नहीं, एक चीज और है। अब राजनीतिक द्वंद्व छिड़ेगा, ये तो मेरा तजुर्बा मुझे ये कहने पर मजबूर करता है। कल संसद का सत्र होगा, नीट की गूंज भी सुनाई देगी, और भी मुद्दे होंगे। राजनीतिक वन अपमनशिप में महिमा, बच्चे क्या बलि का बकरा बनकर रह जाएंगे? कोई सॉल्यूशन, कोई क्लोजर इस मामले का बच्चों के हक में, देश के हक में, क्योंकि यही देश का भविष्य भी है, होता दिखता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं।
और मुझे लगता है कि परीक्षा पे चर्चा का स्वांग करने वाले प्रधानमंत्री, जिनकी केंद्र सरकार जो उस पर खर्च करती है उसमें 165% का इजाफा आज हो चुका है पिछले 7 वर्षों में, वो प्रधानमंत्री इन छात्रों से आज क्यों बात नहीं करते? परीक्षा पे चर्चा का स्वांग करते हैं, लेकिन आज जब छात्र वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इनकी सरकार उन्हें भी आंदोलनजीवी बुला रही है, उनसे बात नहीं कर रही है। आप कह रहे हैं वन अपमैनशिप होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। विपक्ष को साथ लेकर चलना तो दूर की बात है, ये सरकार तो स्टेक होल्डर्स को ही साथ लेकर नहीं चल रही। इससे अच्छा तो जब सीबीएसई ये परीक्षाएं कराया करती थी, या जो राज्य सरकारें कराया करती थी जिस समय ये परीक्षाएं, उस समय ये परीक्षाएं ज्यादा सुचारू तरीके से हुआ करती थी, बजाय के आज के हालात के। तो इसलिए वन अपमैनशिप का जो कदम है, मैं ये समझती हूं और दर्शक इस बात से सहमत होंगे कि सरकार को उठाना पड़ेगा, वो प्रधानमंत्री को, उनके कैबिनेट को उठाना पड़ेगा। उनके शिक्षा मंत्री प्रधानमंत्री का प्रमोशन अपने ट्विटर से बंद करके छात्रों की बात करनी शुरू करें, वन अपमैनशिप की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, डॉक्टर सुनील रावल, मुझे ये समझाइए, कोई रास्ता निकलता दिख रहा है? भाई एफआईआर दर्ज हो गई, सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये मांग थी, अब सीबीआई की जांच तो हो रही है, अब उच्च स्तरीय समिति बन गई, 2 महीने में रिपोर्ट दी जाएगी, बच्चे क्या करेंगे? ये तो काउंसलिंग शुरू हो जाएगी ना, 6 जुलाई को ही हो रही है, फिर दाखिले हो जाएंगे, दाखिले वापस निरस्त रद्द किए जाएंगे। इम्तिहान तो होते हैं रद्द और निरस्त, अब दाखिले भी रद्द हो सकते हैं। किस राह पर जा रहे हैं हम? नमस्कार संदीप जी। देखिए, बहुत सारे पॉइंट आपने पहले ही उठा दिए हैं और उनको क्लियरिफिकेशन भी दे दिया है। मैं पेपर लीक से अलग रजिस्ट्रेशन पे जाना चाहूँगा, जहाँ से ये मुझे जो लगता है जड़ स्टार्ट हुआ। 9 फरवरी को नोटिफिकेशन आता है, 16 मार्च तक स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना होता है। 16 मार्च को रजिस्ट्रेशन ख़त्म होते हैं, 18 मार्च तक करेक्शन विंडो ओपन होती है। 1 महीने तक एनटीए को याद नहीं आता है कि हम एक्सटेंड करें, तो अप्रैल एग्जाम से 20-25 दिन पहले 2-3 दिन के लिए 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो क्यों खोला गया फिर से? क्या एक्सटेंड ऐसा आज तक कभी हुआ है? वहीं से हमको थोड़ा डाउट होना शुरू हुआ कि आखिर, और उसमें करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक सेकंड डॉक्टर रावल, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो ये 9 अप्रैल को जो ये एक्सटेंड की गई विंडो, 24,000 और अभ्यर्थियों ने रजिस्टर कराया, और इनमें जो झज्जर के हरदयाल स्कूल में 6 बच्चे 720 में से 720 अंक लेते दिखाई दिए, इनकी रजिस्ट्रेशन दरअसल 9 अप्रैल को हुई थी, एक्सटेंडेड विंडो में हुई। गलत तो नहीं है मेरी जानकारी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये अगर केवल आप यही 24,000 बच्चों के मार्क्स निकाल रहे हैं, और आप इन्हीं 24,000 बच्चों को, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि इन्हीं को आप रैंक से बाहर निकाल दीजिए, तो आपको ये रिजल्ट नॉर्मल के लगभग पास में दिखाई देगा, क्योंकि ये पूरा खेल यहीं पर हुआ है। तो ये पेपर लीक तो पहले भी बिल्कुल होते रहे, और आपसे नहीं, और इसमें एक और कड़ी तो जोड़ भी दूं, बताते थे कि पेपर मैं फिर लीक से होते हैं। एक सेकंड डॉक्टर रावल, एक और कड़ी जोड़ दूं, जो गोधरा के 2 स्कूल थे, जय जलाराम, और वहां पर 27 छात्र, 16 उसमें से झारखंड के और बाकी उड़ीसा और कर्नाटक के। अरे भाई, वो गोधरा में आकर पर्चा क्यों देंगे? ये सवाल हम लगातार उठा रहे हैं। इनकी रजिस्ट्रेशन के बारे में भी जो जानकारी आ रही है, और सीबीआई इसकी जांच करे ना, पुख्ता करे ना। ये जो 27 बच्चे हैं, जानकारी ये है कि इनका रजिस्ट्रेशन भी एक्सटेंडेड डेडलाइन विंडो में हुई। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनका सबका जांच होनी चाहिए। और संदीप जी, मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अभी तक मेरे हिसाब से कवर नहीं हुआ है, जो अभी ऑर्डिनेंस दिया सरकार ने। पहली बात तो मुझे जहाँ तक जानकारी है, बहुत कानून के एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे, ये पीछे से आपका लागू नहीं होगा। दूसरी बात, आगे भी देखिए, अगर कोई ऐसा इंसिडेंट आता है तो आप कब तक जांच करेंगे, कब तक आप उसका रिजल्ट देंगे? जो आपने बताया, क्यों नहीं इसमें ऐसा प्रोविजन किया गया कि अगर ऐसा होता है तो 7 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देके, जिस टाइप से एक आपका
रेप केस में आपका स्पीडी ट्रायल होता है, तो आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद बताएंगे कि पेपर लीक हुआ जी, चलो अब क्या करेंगे हम। तो 10 से 15 दिन का कोई ऐसा हो कि अगर ऐसा कोई एविडेंस एग्जाम हुआ है तो 10 दिन के अंदर रिपोर्ट देकर हमको रिजल्ट लेना पड़ेगा बच्चों के भविष्य में, कि हम ये एग्जाम 1 महीने के अंदर कंडक्ट कराएंगे, 15 दिन के अंदर कंडक्ट कराएंगे, 20 दिन के अंदर कंडक्ट होना चाहिए। तो ये भी अभी इसमें यहाँ से नहीं, आगे के लिए भी ऐसा मुझे कोई रास्ता उसमें दिखाई नहीं दिया। बाकी सब एक्सपर्ट ने कवर कर लिया। ये एक पॉइंट उसमें मेरे हिसाब से आना चाहिए था कि टाइम लिमिट, कब तक आप ट्रायल करेंगे। नहीं, बहुत ही कितने अहम दिन तक बात हम लोग कही जांच आपने करते रहेंगे? डॉक्टर सुनील तो रावल। 10 दिन, 15 दिन, बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ तारीख पर तारीख, रावल। जांच पर जांच से काम नहीं चलेगा। विक्रम सिंह, जो डॉक्टर सुनील रावल कह रहे हैं, क्या भाई कोई टाइमलाइन नहीं हो सकती? और उन्होंने रजिस्ट्रेशन पर सवाल उठाए, मतलब पूरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखिए। रजिस्ट्रेशन की तारीख कोई एक और विंडो एक्सटेंड कर दी जाती है, उसके बारे में खबरें आ रही हैं, फिर पर्चा लीक हो जाता है इम्तिहान होने से पहले, फिर जो नतीजे आने होते हैं 14 जून को आ जाते हैं 4 जून को। एक भी ऐसी कड़ी नहीं है जो सवालों के घेरे में नहीं है। तो इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं हो सकती? या कब रेड फ्लैग हो, कब सीबीआई स्टेप इन करे, वो रजिस्ट्रेशन पर ही स्टेप इन क्यों नहीं किया? इसके बारे में क्या कोई खाका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए संदीप जी? जो राष्ट्रहित का और हमारे लाखों बच्चों के 24 लाख बच्चों, उनके अभिभावकों से सीधा संबंध रखता है। टाइम लाइन होनी चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। डॉक्टर रावल ने बड़े महत्वपूर्ण बिंदु उठाए। जो रजिस्ट्रेशन विंडो थी, जिसको आप और हम कहते थे चोर दरवाजा, ये दरअसल चोर दरवाजा खोला गया इन सिफारशी टट्टुओं को एंट्री दिलाने के लिए। इसके जरिए जब सिफारशी टट्टू एक बार अंदर आ गए, फिर दैट वाज नेक्स्ट वाज द मैटर ऑफ डिटेल कि हम कैसे वहां पर इनको ग्रेस मार्क दे दें। फिर एक पूरा थोड़ी वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा आपने चोर दरवाजा पहले खोला, फिर आपने ग्रेस मार्क्स भी दिए, फिर आपने और जिस तरीके से उपकृत कर सकते थे वो उपकृत करने की कोशिश की। आप ये देखें कि 67 फुल मार्क्स पाने वालों में से 55 तो ग्रेस मार्क्स वाले हैं। कभी इतिहास में इतने ग्रेस मार्क्स और इतने टॉपर्स आए? वो सारी चीज जब काली हो गई है और उस पे हम कह रहे हैं कि साहब हम 2 महीने और पंचवर्षीय योजना बनाएंगे, ये सब चीजें जो है बेईमानी है संदीप जी। जो चीज अगर 10-15 तो दिन में यानी नहीं कि हुई, ये उसका पंचवर्षीय कोई योजना नेता नहीं से हो मतलब सकती नहीं। है, डेडलाइन होनी चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और एबीपी न्यूज ने जो खुलासा किया है, तहखाना खोज निकाला, प्रकाश कुमार ने उसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है ईओयू? प्रकाश कुमार को बुलाइए, सारी चीजें लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। सवाल बच्चों के भविष्य का है, सवाल देश के भविष्य का भी है।